import pandas as qd। और जो मैंने आपको कल डेटा सेट दिखाया था वेदर वाला, उसी डेटा के साथ मैं आपको आज प्रोसेस करूंगा आगे। pd डॉट रीड csv डेटा सेट एनालिसिस वेदर डेटा, ये आ गया। डेटा को डिलीट करना कल हमने सीख लिया था, कई तरह से सीख लिया था। डेटा को फिल करना आज मुझे सीखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है फिल एन। फिल करना जहां पर वैल्यू नॉट अवेलेबल हो, एन ए का मतलब है नॉट अवेलेबल। तो डीएफ के अंदर जहां जहां पर वैल्यू मिसिंग है उसकी जगह पर फिल करके आना। क्या फिल करके आना आप बताएंगे। तो आर्गुमेंट में जो भी आप वैल्यू देंगे वो वैल्यू पूरे डेटा फ्रेम में फिल हो जाएगी। क्या वैल्यू देंगे वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट है कि जो देंगे वो पूरे डेटा फ्रेम में फिल हो जाएगी। मान लीजिए मैंने 30 दे दिया, क्यों दिया मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका, बस एक नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे एक कॉपी बनेगी, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ये ऑपरेशन ना करके एक नया डेटा फ्रेम बनाया जाएगा, और उस नए डेटा फ्रेम में जहां भी मिसिंग वैल्यू थी पहले उसकी जगह पर 30 को फिल करके दे दिया गया। इस अप्रोच के डिसएडवांटेज है। पहले सर जरूरी है सारे कॉलम न्यूमेरिक होंगे। अगर कोई कॉलम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कंटेन करता है और उसमें मिसिंग वैल्यू है तो उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 30। तो सेंसलेस हो गया, है ना। दूसरा, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि सारे कॉलम न्यूमेरिक ही होते, तो जरूरी है कि हर न्यूमेरिक कॉलम में 30 एक बेस्ट वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हवा की स्पीड है, हवा की स्पीड की वैल्यू देखो 6, 9, 7, 8, 12, 10 चल रही है, तो 30 तो अलग ही हो गई एकदम। हाँ, टेम्परेचर में 32, 28, 34, 36 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 30 लिखना तो फिर भी चलो साइंस आ रहा है। तो सर ये बहुत ही रैंडम एक तरीका होगा जो शायद ही किसी को हमारा रिक्वायर्ड होगा, लेकिन अगर किसी को है तो ये एक तरीका है। इससे क्या होगा, पूरे डेटा फ्रेम की मिसिंग वैल्यूज को हमारे दिए गई वैल्यू से फिल करके एक नया डेटा फ्रेम बनाकर दे दिया जाएगा। हम चाहते हैं सर कॉलम वाइज इस ऑपरेशन को किया जाए, पूरे डेटा फ्रेम के साथ ना करके किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम करना चाहते हैं। तो फिल एनी फंक्शन के अंदर हम एक डिक्शनरी पास करेंगे। फिल एनी फंक्शन में ही हम क्या करेंगे, डिक्शनरी पास करेंगे। और डिक्शनरी में जो की है उसका नाम क्या होगा, कॉलम का नाम। जिस कॉलम को हम लोग फिल करना चाहते हैं उस कॉलम को हम क्या बनाएंगे, इस डिक्शनरी की बनाएंगे। तो मान लीजिए टेम्परेचर कॉलम की वैल्यू मुझे फिल करनी है अभी, तो डेटा फ्रेम ये वाला है, ठीक है। ये तो नया बनकर आया, मान लीजिए ये डेटा फ्रेम। तो मुझे टेम्परेचर कॉलम की वैल्यू फिल करनी है, तो टेम्परेचर कॉलम को कॉपी करा और डिक्शनरी के अंदर एज ए की लिख दो, कॉलॉन। क्या वैल्यू फिल करनी है वो आप बता दीजिए। हमने कहा अब यहाँ 30 सही लग रहा है, फिर 30 को यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर कॉलम की मिसिंग वैल्यूज को 30 से फिल कर दिया जाएगा। और सर दूसरी वाली के लिए आप फिर से बताइए, दूसरी की दूसरे कॉलम का नाम और इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने कहा 10 कर देते हैं। और तीसरा कॉलम क्या है हमारा, इवेंट। अब इवेंट कॉलम में आप क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दो, मान लो लिख दिया अननोन। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एक नया डेटा फ्रेम बनेगा। उस नए डेटा फ्रेम में आपके बताए गए जो कॉलम की मिसिंग वैल्यूज की फिलिंग है वो करके आपको दे दी जाएगी। जहां जहां मिसिंग था टेम्परेचर में वहां पे 30 आ गया।
ठीक है, और विंड स्पीड में जहां भी मिसिंग था वहां पे 10 आ गया, और जहां जहां पर इवेंट कॉलम में मिसिंग था वहां वहां पर अननोन आ गया। पहले से बेटर पोजीशन है फिल करने के लिए, लेकिन अभी भी क्वेश्चन है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि 30 फिल करना है टेम्परेचर में और 10 फिल करना है विंड स्पीड में, या अननोन लिखना चाहते हैं इवेंट में। तो मैंने आपको आंसर दिया कि मैंने पहले डेटा को गो थ्रू कर लिया था, मुझे आइडिया लग गया कि इसमें जो वैल्यूज हैं वो किस रेंज में आ रही हैं। तो आपने पूछा कि सर ये तब सही है जब डेटा छोटा है, 10-12 है, उसमें सैंपल है। सोचो सर ये 10-20 लाख होते तो आंखों से देखकर तो मैं समझ ही नहीं पाता कि इस कॉलम में वैल्यू का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो फिर कोई प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच बताओ जिससे हम एक सही वैल्यू गैस कर पाए फिल करने के लिए। तो क्या हो सकता है, मीन निकाल लो, मीडियन निकाल लो, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जनरली हम एवरेज निकालना चाहेंगे, मीन निकालना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी कॉम को फिर से करेंगे। और क्या करते हैं, पहले मीन निकाल लेते हैं। किसका मीन निकालेंगे, टेम्परेचर का। भाई टेम्परेचर का मीन कैसे निकलेगा, df डॉट टेम्परेचर डॉट मीन, टेम्परेचर कॉलम का मीन आ गया। इसी तरह से मीन निकाल लो किसका, विंड स्पीड वाले का। ठीक है, df डॉट विंड स्पीड डॉट मीन। अब सर हम अटक गए, क्यों, हमने कहा क्योंकि अब आप ये कहोगे इवेंट कॉलम का मीन निकालो, निकलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो स्ट्रिंग टाइप का कॉलम, स्ट्रिंग कॉलम का तो मीन निकलेगा नहीं। इनका तो चलो हम फिर भी मान गए निकल जाएगा, देखो प्रिंट कराओगे तो प्रिंट भी हो जाएगा। इसका हो गया 30, ये आ गया आपका। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको राउंड कर दूं डेसिमल के 2 प्लेस पर, इतना आगे नहीं चाहिए। तो जो मीन का रिजल्ट आया उसको क्या कर दो, राउंड कर दो, राउंड फंक्शन से कितने प्लेसेस तक, 2 प्लेसेस तक। तो 2 प्लेसेस पर राउंड हो जाएगा, तो दशमलव के बाद 2 ही प्लेस आएंगे। अब सर इवेंट वाले कॉलम का कैसे करें, क्योंकि इसमें मीन तो निकलेगा नहीं। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग कॉलम है उसमें मिसिंग वैल्यू है, उसको फिल करने के लिए आप बताओ क्या सही रहेगा। क्योंकि देखो इसमें कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि ऐसे ही करना होता है, आपने जो अब तक पढ़ लिया है आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए, है ना। तो आप गैस करिए क्या होना चाहिए। हाँ, वो वैल्यू जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर हो रही है उसी को हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, मोड। इसी को क्या बोलते हैं, मोड। तो स्ट्रिंग कॉलम में जनरली हम लोग मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए उस कॉलम का मोड वैल्यू यूज करते हैं। मोड वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू तो ज्यादा बार अकर हो रही है कॉलम के अंदर। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म में बोलेंगे मोड। तो क्या करो, इस वाले कॉलम का क्या निकाल लो, मोड निकाल लो। ठीक है, कौन सी वैल्यू कितनी बार आई, कैसे निकालें, टीएफ डॉट इवेंट डॉट मोड, कौन सी वैल्यू है हमारी, सनी। सबसे ज्यादा बार कौन आया हमारा, सनी आया। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, इस कॉलम का मोड निकाल लिया इवेंट का। अब क्या करना है, अब हम फिल करेंगे, तो इसको कॉपी करा और यहाँ 30 की जगह मीन लिख दिया टेम्परेचर का, विंड स्पीड में मीन लिख दिया विंड स्पीड वाला, और इसी तरह से इवेंट कॉलम में मैंने मोड वैल्यू फिल कर दी इवेंट। अब ये सर सही है ना, बेटर है। हैं, इवेंट में नहीं आया, रेन सनी, अच्छा ये तो रह ही गया।
कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं क्या है। ये आया, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर मैं, ये एक सीरीज हो गई कायदे से देखूंगा, ये एक सीरीज हो गई, ठीक है, जिसमें जीरो इंडेक्स पर हमारी वैल्यू आई है। अगर इसके अंदर से सिर्फ वैल्यूज निकालनी हो तो वैल्यूज लिखूंगा, और वो वैल्यू एक एरे के अंदर आ गई, और उस एरे के जीरो इंडेक्स पर हमारा सनी आ गया। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ गई। सही आ गया, सनी, सनी। तो जो मोड आया वो वास्तव में एक सीरीज की तरह आ गया। अब मुझे सीरीज नहीं बतानी है यहाँ पर मुझे एक सिंगल वैल्यू बतानी है। तो क्या करा, किसी भी सीरीज की सारी वैल्यू फैच करने के लिए उस सीरीज के ऊपर डॉट वैल्यूज प्रॉपर्टी लगाते हैं। इससे उसकी सारी वैल्यूज वैल्यूज एक एरे में रखकर मुझे मिल जाती हैं। फिर उसके जीरो इंडेक्स पर जाकर मैं इस काम को करता हूँ। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये अब तक जो दो आपने बताई उसमें थोड़ी मुझे सही लग रही है कि भाई आप अंदाजे से नहीं फिल करके हर कॉलम के लिए उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू को फिल कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये डिसीजन सही नहीं होता। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर एवरेज से फिल करना सही डिसीजन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, इसको मैं आपको सिखाता हूँ कि क्यों नहीं होता है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि ये मेरा डेटा फ्रेम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हमें यहाँ पर डे कॉलम भी गिवन है। इमेजिन करिए कि हमें एक साल का टेम्परेचर इस तरह से मिला हुआ है। 25 जनवरी का टेम्परेचर मिसिंग है, 25 जून का टेम्परेचर भी मिसिंग है, ठीक है। अब आपने क्या करा, टेम्परेचर का एवरेज निकाला और उसको फिल कर दिया 25 जनवरी को, और वही फिल हो गया 25 फरवरी को। क्या जनवरी और जून के टेम्परेचर एक जैसे होंगे? तो शायद इस वाली अप्रोच में एवरेज सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू जनवरी और जून जुलाई में एक जैसी नहीं होनी चाहिए। फिर हम चाहते हैं कि अगर जनवरी में टेम्परेचर मिसिंग है तो जनवरी के हिसाब से फिल होना चाहिए। अगर जून में टेम्परेचर मिसिंग है तो जून की वैल्यू के हिसाब से फिल होना चाहिए। एवरेज तो कोई एक ही निकलेगा और वही पूरे के पूरे कॉलम में फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज का तरीका फेल हो गया। लेकिन जो कल मैंने एग्जांपल दिया था कि एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, 5वें सब्जेक्ट की कॉपी मिस हो गई यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर एवरेज सही है, वहां एवरेज पे फिल करना सही है। लेकिन इस वाली सिचुएशन में शायद सही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो आप? हमने कहा हमारे पास एक और तरीका है जिसका नाम है एफ फिल। एफिल नाम का मेथड क्या करता है, फॉरवर्ड फिलिंग करता है। इसका काम है फॉरवर्ड फिलिंग। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ फिल करना। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पहली रो को स्कैन करेगा, जो पहली वाली रो है उसको स्कैन करेगा, कोई मिसिंग वैल्यू है? नहीं है। फिर अगली रो पर आएगा, कोई मिसिंग वैल्यू है। कहाँ पर है? टेम्परेचर और मिसिंग है। तो क्या करेगा, जो प्रीवियस वैल्यू है टेम्परेचर की उसको फॉरवर्ड कर देगा यहाँ पर, और 32 ही यहाँ पर आके सेव हो जाएगी। फिर आगे स्कैन करेगा, यहाँ पर आया, और जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ मिसिंग है तो इसको यहाँ फॉरवर्ड कर देगा आगे। फिर ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, फिर यही यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, एंड फोन 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 करता हुआ चलेगा। तो बोलते हैं एफ फिल, फॉरवर्ड फिलिंग। इसमें क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर अगर मिसिंग है तो उसके प्रीवियस डे से फॉरवर्ड फेल हमारा हो जाएगा। तो 25 जनवरी को अगर टेम्परेचर मिसिंग है तो 24 जनवरी वाला अगर मैं फिल कर रहा हूँ तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया होगा 24 जनवरी और 25 जनवरी में।
है ना, हो सकता है डिफरेंस है लेकिन इतना नहीं आएगा जितना जून और जनवरी वाले में आ जाएगा। तो शायद ये अप्रोच आपकी सही थोड़ी सी लग रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये यही कर देगा। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच का एक ड्रॉबैक है, अगर पहली रो पर ही वैल्यू मिसिंग होती तो कहाँ से फिल करता। मान लो इसी रो में कहीं वैल्यू मिसिंग है, मान लो यहाँ पर मिसिंग होती तो कहाँ से लाता, फॉरवर्ड तो किसी को कर नहीं सकता था। तो अब ये मिसिंग ही रह जाएगी, फिर आगे फिल नहीं हो पाएगी। तो पहली रो को किसी भी तरह से आपको मैन्युअली फिल करना होगा या हटाना या कुछ करना होगा, उसके बाद ये परफेक्ट काम करेगा। तो फर्स्ट रो की अगर मिसिंग वैल्यू कहीं है तो इसमें ये कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए बाकी इसको पता है कि कैसे काम करना। तो जिस तरह से एफ फिल है उसी तरह से फिर क्या होगा, बी फिल। बी फिल का मतलब है बैक फिलिंग। बैक फिलिंग कहाँ से स्कैन करना शुरू करेगा ये हमारी रोज को, लास्ट से। तो सबसे पहले ये देखेगा, ये देखेगा, ये मिली, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमारी बैक फिल हो जाएगी। यहाँ बैक फिल ऐसे करके ये वैल्यू हमारी फिल होगी। इसका ड्रॉबैक, सबसे लास्ट रो में मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बैक फिलिंग को कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर आना चाहिए 34 और यहाँ आना चाहिए 8, यहाँ आना चाहिए क्लाउडी। 34 यही हो गया, 8 यही आ गया, क्लाउडी यही आ गया, एंड सोन से ऊपर तक। एफ फिल, बी फिल हमारा एक सही तरीका तब है जब हमारा डेटा कंटिन्यूसली अवेलेबल है और कहीं बीच में मिसिंग है। कहीं बीच में मिसिंग है, कंटिन्यूस लगातार हर दिन का डेटा है, लगातार हर घंटे का डेटा है, लगातार हर सेकंड का डेटा है, किसी एक सेकंड का नहीं है, तो बीफिल एफएल से चल जाएगा हमारा। तो इस तरह से डेटा जब अवेलेबल हो तो वहां पर हम बीफिल एफएल का यूज करते हैं, जिसमें कहीं पर एक टाइम का फैक्टर आ रहा है। अब वो चाहे डेट है, चाहे ईयर है, चाहे मिनट है, चाहे सेकंड है, चाहे वीक, तो कुछ भी हो सकता है। जहां कहीं टाइम का फैक्टर आ जाए वहां पर आप बीफिल एफएल वाले तरीके पर जा सकते हैं। अब सर कस्टमाइजेशन, क्या कस्टमाइजेशन करना है, मैं चाहता हूं टेम्परेचर कॉलम को एफिल करूं लेकिन विंड स्पीड कॉलम को मैं बीफिल करूं, एक एफिल एक बीफिल। अभी क्या है, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम या तो बीफिल होता है या एफिल होता है। मैं किसी एक कॉलम को बीफिल के साथ और किसी दूसरे कॉलम को एफिल के साथ फिल करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा। तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डीएफ और उस कॉलम को एक्सेस करेंगे, यानी उस कॉलम की सीरीज पहले बनाएंगे जिस कॉलम के लिए आपको पर्टिकुलर बीफिल एफिल चाहिए। तो डीएफ डॉट क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। अब इस कॉलम के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, बीफिल एफिल को कॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर कॉलम पर हमारा बैक फिलिंग चलेगी, बाकी और कॉलम को फोकस नहीं किया जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें एक नई सीरीज मिलेगी, उसमें क्या होगी, वैल्यूज को बीफिल करके दे दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो वैल्यूज एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के कॉलम में जाके स्टोर हो जाए, तो मैंने कल सिखाया था कि अगर मैं इस सिंटैक्स का यूज करता हूं तो इस सिंटैक्स में क्या होगा, ये कॉलम पहले से अगर है तो इस सीरीज से जो राइट हैंड साइड से निकल कर आएगी उससे अपडेट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा, तो अभी अपडेट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि सर विंड स्पीड को एफ फिल कर दो, तो यहाँ पर बी विंड स्पीड, ये लो। बाकी मैं तीसरे कॉलम पे काम ही नहीं करना चाहता, अभी उसको बाद में देखेंगे। तो कोई नहीं, आपके दो ही कॉलम पर हमारा बी फिल और एक पर मान लीजिए आपने एफ फिल कर, एक बी फिल और एक पर एफ।
देख लो एक बार। तो हमने टेम्परेचर पे बी फिल चलाया है, तो यहाँ पे 34 आना चाहिए। हमने विंड स्पीड पर एफ फिल चलाया है, यहाँ पर 9 होना चाहिए। हमने इस पर कुछ करा ही नहीं है, तो जैसा था वैसा ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें फिल करना आ गया, बी फिल, एफ फिल, रैंडम फिल या एवरेज फिल। आप कई तरह से मिसिंग वैल्यू को अब फिल यहाँ पर कर सकते हैं। पूरे डेटा फ्रेम में एक बार करो, एक एक कॉलम पे करो, जैसे आपका मन करता है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक? अब डेटा क्लीनिंग में पहला वाला क्वेश्चन हो गया, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं, हैंडलिंग डेटा एरर। डेटा एरर क्या होती हैं पहले वो देखते हैं, फिर उसको हैंडल करना सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग डेटा सेट तैयार किया हुआ है, जिसमें डेटा एरर आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो pd डॉट रीड csv टी एनालिसिस, डेटा सेट के अंदर एनालिसिस, वेदर डेटा 2 नाम से फाइल है, वेदर अंडरस्कोर डेटा 2.txt। इस डेटा को मैंने स्पेसिफिकली डेटा एरर को समझाने के लिए बनाया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो टेम्परेचर कॉलम में आपको कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है टेम्परेचर कॉलम में? -999999। तो सर ये तो एरर है, टेम्परेचर की वैल्यू तो कभी हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू तो है ही नहीं कहीं, मेरे डेटा में कहीं कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। अगर मैं निकाल के देखूं यहाँ पर, तो df डॉट क्या था वो सिंटैक्स, इज नल डॉट सम, सब एकदम क्लियर ना, 0000। मतलब इस डेटा में कहीं कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एरर है, क्योंकि इसमें ऐसी वैल्यूज हैं जो पॉसिबल है ही नहीं उस कॉलम में। जैसे टेम्परेचर कॉलम की वैल्यू, स्पीड, अरे स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, स्पीड तो स्पीड होती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सर ये वैल्यू तो हमारा डेटा एरर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सही हो, क्या करो अब यहाँ पर इन वैल्यूज को मुझे सही करना है। कैसे करोगे सही? तो सर एक चीज बताओ पहले, आपने आंखों से देखकर बताया कि डेटा एरर्स हैं, क्योंकि टेम्परेचर कॉलम में ये वैल्यूज नहीं हो सकती। डेटा लाखों में होता तो आंखें फेल हो जाती। तो कोई प्रोग्रामिंग वाला तरीका बताओ जिससे पता चल जाए कि डेटा में, इस कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो सही भी हैं या नहीं है। आंखों से देखकर थोड़ी चलेगा काम, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको एक कॉन्टेक्स्ट जरूर पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ टेम्परेचर का, और मैंने आपसे कह दिया ये जो डेटा है वो एनसीआर का है। तो अब आपको एनसीआर के डेटा का हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आज तक के इतिहास में एनसीआर का टेम्परेचर सबसे लास्ट माइनस में कितना गया है और सबसे प्लस कितना गया है, क्योंकि ये जो डेटा है वो हिस्टोरिकल डेटा है, फ्यूचर का डेटा नहीं है। तो आपको पहले इस बात को गूगल सर्च करना पड़ेगा
कि ये डेटा है वो किस एरिया का है और उस एरिया में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर आज तक के इतिहास में क्या गया है। अब आपको अपनी बाउंड्री पता है। अब आप इस डेटा में अपना चेक करो कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू इससे कम है तो वो डेटा एरर है, या इससे ज्यादा है तो वो डेटा एरर है। आप बोलोगे नहीं, ये जो डेटा है वो एनसीआर का नहीं है, ये डेटा हमारा नॉर्थ रीजन का है। अब नॉर्थ रीजन में पहाड़ बहुत होते हैं, ठंडक रहती है, तो वहां पर हो सकता है मिनिमम अब तक के इतिहास में जो गया है और मैक्सिमम गया है वो अलग गया हो। आप सब बोल दे नहीं भाई ये तो इंडिया का डेटा है, तो गूगल पर सर्च करो इंडिया में अब तक किसी भी जगह का मिनिमम टेम्परेचर क्या गया, मैक्सिमम क्या गया है, उसके हिसाब से अपना आगे का एनालिसिस करोगे। तो बोलेगा नहीं ये तो पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर का डेटा है, तो इस बार वर्ल्ड का देख लो पूरे वर्ल्ड में मिनिमम टेम्परेचर कहाँ गया है, मैक्सिमम कहाँ गया है। आप बोलोगे नहीं ये मंगल ग्रह का डेटा है, तो मंगल ग्रह का आप स्टडी करो कि मंगल ग्रह पे आज तक सबसे कम टेम्परेचर क्या, मैक्सिमम क्या है। इन बातों का मतलब क्या है, इन बातों का मतलब है डेटा नॉलेज। अगर आपको डेटा के नॉलेज है तभी आप अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे, अदरवाइज पाइथन आने से एनालिसिस नहीं हो। सिर्फ पाइथन से आप सिर्फ कोड लिखना सीखते हैं, लेकिन कोड में लिखना क्या है ये आपकी डेटा की नॉलेज आपको बताती है। तो डेटा की नॉलेज नहीं है तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है चलो, तो अब मान लीजिए मुझे पता है कि मेरे डेटा का जो टेम्परेचर है वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए मैंने माना कि -10 से लेकर +50 तक मेरी रेंज है। जिस एरिया का ये टेम्परेचर आया है वहां पर -10 से नीचे कभी टेम्परेचर गया ही नहीं और +50 से ज्यादा कभी टेम्परेचर गया ही नहीं। हर वो वैल्यू जो इस रेंज से बाहर है टेम्परेचर कॉलम में डेटा एरर। ठीक, अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, टेम्परेचर कॉलम से वो वैल्यू बाहर निकालनी है जो मेरी कंडीशन के बाहर की है। कैसे निकालोगे, तो अभी आपको टेम्परेचर कॉलम को हिट करना है बस। तो क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉलम की सारी वैल्यूज आ गई। अब इस टेम्परेचर कॉलम से मुझे क्या करना है, सिर्फ वो वैल्यू निकालनी है जो टेम्परेचर से लेस देन क्या है, -10 है, और या ग्रेटर देन क्या है, 50 है। आगे सारी वैल्यू, तो मेरे डेटा में जितने भी डेटा एरर्स हैं वो सब नेगेटिव वाली हैं, पॉजिटिव वाली कोई है नहीं। अच्छा मान लो, सीखने के लिए मान लो कि सर 30 को मैंने अपनी बाउंड्री बना रखी है, जहां का टेम्परेचर दिया है वहां 30 से ऊपर कभी गया ही नहीं है ना, टेम्परेचर कभी आज तक 30 से ऊपर गया ही नहीं। अब बहुत सारी वैल्यूज में एरर है, 32 वाली एरर है, 40 भी एरर है, और अगर मैं कह दूं सर 35 में लगा दो बाउंड्री, तो ये सब डेटा एरर था। अब इनको आपको क्या करना है, सही करना। समझ में आता है कैसे पता करेंगे, हम आंखों से देख कर नहीं, कोड बनाकर पता करेंगे कि मेरे कॉलम में कहाँ डेटा एरर है। ठीक, चलो अब मुझे नॉलेज आ गई, मुझे पता चल गया कि भाई कहाँ कहाँ पर ये है। ठीक है, डॉट टेम्परेचर डॉट फिल एनी, सिर्फ मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सर मेरे डेटा में तो मिसिंग वैल्यू कोई है ही नहीं, वैल्यू तो है ही मेरे पास। तो इस बार वैल्यू को फिल ना करके क्या करेंगे, रिप्लेस। तो रिप्लेस नाम का हमारा एक मेथड होगा, उस कॉलम की सीरीज पे चलाइए जिस कॉलम के लिए आप ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और अगर आप कहें नहीं सर पूरे डेटा फ्रेम पे कर दो, पूरे डेटा फ्रेम के हिसाब से कर दो, तो पूरे डेटा फ्रेम के हिसाब से भी किया जा सकता है। कैसे करोगे, df डॉट रिप्लेस। अब df डॉट रिप्लेस करोगे तो मतलब पूरा डेटा फ्रेम आपने पकड़ लिया। अब किसी एक कॉलम की बात नहीं कर रहे हो आप, पूरे डेटा फ्रेम पर ये ऑपरेशन होगा। कैसे होगा, अभी दिखाते हैं। ये मेरा डेटा है, यहाँ पे मैंने लिखा है df डॉट रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर डिक्शनरी पास कर, उस डिक्शनरी में
ओल्ड वैल्यू कॉलन न्यू वैल्यू, इस तरह से जितनी भी ओल्ड वैल्यूज हैं उनकी न्यू वैल्यूज को की वैल्यू की फॉर्म में डिक्शनरी में लिखकर आपको पास करना है। तो अब आपको पता है ओल्ड वैल्यूज क्या है जो आपने अभी निकाली थी, वही मान लो एक तो यही है -999999, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बताओ इसकी वैल्यू क्या रखनी है। हमने कहा 30 रख दो। अब वो एवरेज रख दो, वो आपके ऊपर है ना, क्या रखोगे। फिलहाल हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 30 रख दिया। समझते। ये बताओ ये ऑपरेशन किस कॉलम में होगा, पूरे डेटा फ्रेम में जहां भी मुझे नजर आ गया -9999, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 30। अब बिल्ड स्पीड में भी अगर ऐसी वैल्यू कहीं मिल गई तो वो भी क्या हो जाएगी 30। चाहते हो तो ठीक है, नहीं चाहते हो तो कुछ और सीखेंगे। हमने कहा चलो पहले ये सीख लेते। तो पूरे डेटा में जहां -9999 था वहां पर 30 आ गया। हमने कहा नहीं सर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो क्या करोगे, हमने कहा दो तरीके, या तो आप क्या काम करो, यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर कॉलम का नाम बताओ। तो आप डिक्शनरी के अंदर भी कॉलम का नाम बता सकते हैं, या डीएफ डॉट कॉलम नेम डॉट रिप्लेस वो भी चला सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर दो। ठीक है, हमने कहा चलो ये कर देते हैं, डीएफ डॉट कॉलम का नेम क्या है टेम्परेचर डॉट रिप्लेस। अब जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो रिप्लेस टेम्परेचर कॉलम में करेगा। किसको रिप्लेस करना है, डिक्शनरी में पास कर दो -999999, नई वैल्यू -30, और ऐसा रिप्लेस करके कहाँ आ जाएगा आपका नया टेम्परेचर कॉलम बनकर आ जाएगा। उसको आप वापस से उसी में स्टोर करना चाहते हैं कर, टेम्परेचर कॉलम की अब नई वैल्यू ये होगी। अब देखो यहाँ पर जैसा था वैसा ही है, यहाँ नहीं बदला है। फिर बदलाव कहाँ हुआ है, टेम्परेचर कॉलम में ही। अब टेम्परेचर कॉलम में हमारा नसीब सही था कि एक ही वैल्यू थी जिसको रिप्लेस करना था। लेकिन अगर मैं बिल्ड स्पीड की बात करूं तो बिल्ड स्पीड में एक ये भी वैल्यू बदलनी है, ये भी बदलनी है, और भी कई सारी हो सकती है ना। जैसे आपने कहा कि भाई मेरा टेम्परेचर -10 से 30 जाता है, तो ऐसी बहुत सी वैल्यूज थी जिनको आपको रिप्लेस करना होता। तो अब वो चीज बिल्ड स्पीड में सीख लेंगे हम कि अगर एक से ज्यादा वैल्यू को रिप्लेस करना होगा तो कैसे करेंगे। ये तो चलो एक का तरीका हो गया। अगर मान लो इस कॉलम में 5 वैल्यू होती जिनको रिप्लेस करना एक ही से है तो कैसे करेंगे, सीख लेते हैं। बिल्ड स्पीड में ऐसी सिचुएशन बना दी गई है। यहाँ पर बिल्ड स्पीड टीएफ डॉट बिल्ड स्पीड डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस कह रहा है कि जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में आप यहाँ पर एक लिस्ट पास कर दीजिए। यहाँ पर एक लिस्ट पास करके देखिए कि क्या ये रिप्लेस डिक्शनरी के साथ हो जाएगी हमारी। -999999, और दूसरी कौन सी थी -888888, यही थी 1 2 3 4 5, और हवा की स्पीड का रिप्लेस कर दिया मैंने 10। अब देख हमने ये रिस्क लिया है, हमें नहीं पता ये चलेगा कि नहीं चलेगा। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है ना। चलो एरर आ गई साहब, नहीं चला। ठीक है, वजह बता सकते हैं क्यों नहीं चला। क्योंकि डिक्शनरी में जो की होती है वो सिर्फ इम्यूटेबल टाइप होती है। लिस्ट कैसी है, मॉडिफाइबल। डिक्शनरी में कभी भी हमारा मॉडिफाइबल को की नहीं बना सकते, तो लिस्ट नहीं बना सकते। टपल तो बना सकते हैं। हमने कहा हाँ, ये देख लेते हैं। टपल तो हमारा इम्यूटेबल है, अनमॉडिफाइबल है। तो डिक्शनरी की जो की होती है वो हमारा हमेशा अनमॉडिफाइबल टाइप होती है। देख लेते हैं, चल गया, हो गई सारी रिप्लाई।
तो आप यहाँ क्या करिए, रिप्लेस में डिक्शनरी का पहला आर्गुमेंट आप जो जो वैल्यूज लाई थे, जैसे मान लीजिए ये वैल्यूज थी आपकी, है ना, इन वैल्यूज को सेट में कन्वर्ट करिए, तो ये यूनिक वैल्यूज आ गई। उन सारी वैल्यूज को फिर टपल में कन्वर्ट कर दीजिए और टपल को उठा के यहाँ लिख दीजिए यहाँ पर। तो वो टपल में जितनी वैल्यूज आई होंगी उन सब की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी रिप्लेस। ठीक है, अब जैसे मुझे क्या करना है, मान लीजिए इस डेटा को वापस जो मैं कह रहा हूं उसको मैं कोशिश करता हूं करके दिखाने की। और किसी ने पूछा भी है तो उनका आंसर भी हो जाएगा। विंड स्पीड में जहां भी नेगेटिव वैल्यू है उसको 10 से रिप्लेस कर दो, मतलब बस यही कंडीशन है कि विंड स्पीड में जहां भी नेगेटिव है वो 10 से रिप्लेस हो जाएगा। हवा की स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब मुझे इस काम को करना है, कैसे करूंगा, हमने कहा देखो, तो पहले मैं अलग अलग टुकड़े करके लिखता हूँ। तो डी एफ डॉट विंड स्पीड के अंदर से वो आ जाए जो डी एफ डॉट विंड स्पीड में नेगेटिव है, लेस देन 0। आ गई ये सारी वैल्यू। अब इनमें देखो कुछ वैल्यू डुप्लीकेट भी है, ठीक है, इनको क्या करो, इनको यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। तो यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है डॉट यूनिक लगा दो। दूसरा तरीका है कि जो आया है वो सीरीज है उसको सेट में कन्वर्ट कर दो, यूनिक बन जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यूनिक लगा दिया, दो ही निकली यूनिक वैल्यूज। अब जो दो यूनिक वैल्यूज मुझे दी गई वो किस में रख के दी गई है, एक एरे में। अब मैं डिक्शनरी में एज ए की एरे पास नहीं कर पाऊंगा, क्या पास करूंगा, टपल। तो इस एरे को किस में कन्वर्ट कर दो, एक टपल में। टपल फंक्शन पास कर दो इस एरे को, क्या बन गई हमारी ये टपल। अब ले आओ वाला सिंटेक्स, df डॉट विंड स्पीड इक्वल टू df डॉट विंड स्पीड डॉट रिप्लेस। हमें खुद नहीं पता क्या रिप्लेस करता है, हमें तो एक एक्सप्रेशन पता है, ये लो, ये एक्सप्रेशन जो हमने कहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देगा किससे, 10। तो जहां जहां नेगेटिव वैल्यू होगी विंड स्पीड में, अब वो क्या बन जाएगी हमारी, 10 बन गई होगी। अब यहाँ पर आपको डेटा नॉलेज की नहीं, पाइथन की नॉलेज की जरूरत है, तो अगर आपको पाइथन की नॉलेज नहीं है इस बात की तो ये होगा नहीं फिर आप। तो फिर क्या क्या पढ़े, हमने कहा दोनों पढ़ना होगा, डेटा की नॉलेज भी रखनी होगी, पाइथन की नॉलेज भी रखनी होगी। अब मान लीजिए हमें डेटा एरर में जो चीज जिस कॉलम के लिए सही करनी है वो करनी आ गई। कभी कभी डेटा एरर थोड़ी और ज्यादा बिगड़ी हुई होती है, हम कंडीशन लगा के भी नहीं समझ पाएंगे कि एरर है कहाँ, ये तो फिर भी आसान है। हम अपना कंडीशन लगा के समझ पा रहे हैं कि भाई कहाँ पर वो डेटा एरर मानी जाए, जो मेरी रेंज के बाहर है, जो मेरा कॉन्टेक्ट है उसकी रेंज के बाहर है। एक और डेटा जो बनाया गया है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए, कि कभी कभी ऐसी डेटा एरर होती हैं कि उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही तो बाद में करेंगे, तो एक डेटा लेकर आते हैं, cd डॉट read अंडरस्कोर csv, डेटा सेट एनालिसिस वेदर डेटा 3। इसको बनाया गया है जानबूझकर इसी तरह से, देखो जरा ध्यान। टेम्परेचर कॉलम में 32F लिखा हुआ है। अब F नहीं चाहिए, सिर्फ 32 चाहिए था मुझे। 2_8 लिखा हुआ है, अंडरस्कोर बीच में गलती से आ गया, वो 28 था। 32C लिख गया, C नहीं चाहिए।
अब पहले तो पता करो डेटा एरर कहाँ पर है। 32 वाले में डेटा एरर है, यहाँ पर एफ नहीं चाहिए, यहाँ पर डेटा एरर है। कौन सी कंडीशन लगाओगे अब कि ये पता कर लो कि किस किस जगह पर डेटा एरर है। ना तो लेस देन चलेगा इसमें, ना ग्रेटर देन चलेगा इसमें। इसी तरह से इवेंट कॉलम में अगर आप देखोगे तो इवेंट कॉलम में ऐड सिंबल आ गया। अब इवेंट में कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, आ गया है तो ये डेटा एरर है। ऐसे ही अगर एक कॉलम है मोबाइल नंबर, उसमें डिजिट होनी चाहिए, उसमें अगर कोई अल्फाबेट आ गया, कोई अंडरस्कोर आ गया तो सेंसलेस है, वो डेटा एरर है। तो ये डेटा एरर को सही करने का एकमात्र सॉल्यूशन है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो इस समस्या का समाधान है, और अगर नहीं आता तो बैठे रहो, उसका कोई समाधान नहीं बिना रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का सहारा लेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास में आप सब लोग प्रेजेंट रहे होंगे जिस दिन आपको ये पढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, सीधा यूज करेंगे। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर मैं मान लीजिए टेम्परेचर कॉलम की बात करूं, तो टेम्परेचर कॉलम में क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या थोड़ा सा और दूसरे शब्दों में बोलूं, टेम्परेचर कॉलम की हर वैल्यू में क्या क्या हो सकता है। टेम्परेचर कॉलम की किसी भी वैल्यू में क्या क्या हो सकता है, हमने कहा डिजिट। पॉइंट भी हो सकता है वो फ्लोटिंग में हो टेम्परेचर 32.4। एक पॉइंट भी होना चाहिए, दो पॉइंट नहीं हो सकते, एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे पता है कि टेम्परेचर कॉलम में या तो डिजिट होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या एक पॉइंट होगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा अगर कुछ भी है सबको हटा दो, उसके अलावा अगर कुछ भी है तो सबको हटा दो। तो कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे df ऑफ टेम्परेचर df of temperature is equal to df dot temperature dot replace अब डिक्शनरी के अंदर जो आप यहाँ पर लिख रहे हो वो क्या होगा, एक रेजेक्स होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहाँ बताएंगे कि क्या वो रिप्लेस करना है। बताओ अदर देन डिजिट का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। अदर देन डिजिट का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। बैकस्लैश w होता है वर्ड करेक्टर का। मैंने बोला अदर देन डिजिट का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। समय मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ, मैं बता देता हूँ। बस हमें पता ही होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या पता करेंगे, डिजिट का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो डिजिट के दो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, पहला बैकस्लैश डी, डी फॉर डिजिट। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 to 9। ये क्या है, ये डिजिट को मैच करेगा। अब डिजिट के अलावा मुझे और क्या चाहिए कॉलम में, डॉट, एक डॉट भी लगा दिया। तो डिजिट हो या डॉट हो, मुझे इनके अलावा कुछ भी आए तो रिप्लेस करना, इनको रिप्लेस नहीं करना है, इनके अलावा। तो इनके अलावा के लिए क्या सिंबल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट की स्टार्टिंग में क्या लगा दो, कैप या हेड सिंबल। तो ये क्या होता है, एक्सेप्ट या अदर देन दीज करेक्टर, अगर कुछ भी आया तो मैच होगा। और बताओ क्या रिप्लेस करवाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग से मैच करना। तो जहां पर भी डिजिट नहीं होगी या डॉट नहीं होगा उसकी जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो देखने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि क्या है या क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा बस हो गया। उसके बाद अब बस ये और बता दो रिप्लेस को, कि रिप्लेस इसी को मत ढूंढ लेना, इसी को मत ढूंढ लेना कहां पर, यहाँ पर टेम्परेचर कॉलम में, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन मानना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिप्लेस के अंदर एक आर्गुमेंट लिखेंगे रेजेक्स इक्वल टू, मतलब इसको रेगुलर एक्सप्रेशन मानना है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा
तो ये इसको ही ढूंढना शुरू कर देगा टेम्परेचर कॉलम में, और टेम्परेचर कॉलम में ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। ये देखो एकदम क्लीन हो गया। 32C में से सी एफ गायब, 2_8 में से अंडरस्कोर गायब। गायब नहीं हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया है मैंने। तो जब भी गायब वाला सिचुएशन देना होता है, क्लीन वाली सिचुएशन देनी होती है, तो हम रिप्लेस करते हैं जिसको गायब करना है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो फील आता है सामने वाले को कि वो चीज क्लीन हो गई या गायब हो गई या डिलीट हो गई। ठीक है। तो अभी टेम्परेचर कॉलम में ये खेल आपने करा, यही खेल किसमें करना है अब आपको, विंड स्पीड में करना है। तो सर रियल जो डेटा होता है ना, वो ऐसा ही बिगड़ा हुआ होता है। तो उसको संभालने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन की अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपके लिए। अच्छी पकड़ और रेगुलर एक्सप्रेशन रखते हैं तो आप काम कर लोगे अच्छे से, वरना तो लगे रहोगे बैठे रहोगे, बहुत समय लगा दोगे अब। अब यही चीज हम कर देते हैं विंड स्पीड के साथ। अब सर बस आखिरी भी रह गया, उसको भी कर ही दो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इवेंट है, इवेंट कॉलम में ध्यान से देखो, सिर्फ कौन हो सकता है, अल्फाबेट हो सकते हैं, उसमें डिजिट नहीं हो सकती, सिंबल नहीं हो सकता, है ना। तो इवेंट कॉलम में अल्फाबेट लोअर केस का भी हो सकता है, अपर केस का भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, A to Z, A to Z। अदर देन अल्फाबेट अगर कुछ भी हो तो रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। ये लो भाई, सनी में से जो ऐड था वो हट गया होगा। अब आपका डेटा पहले वाली सिचुएशन के हिसाब से आ गया। अब सब इस डेटा में मिसिंग वैल्यू वाली बात रह गई। डेटा एरर हटाना हमें आ गया। तो डेटा एरर को हटाने के लिए हम सहारा लेते हैं रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड एग्जैक्ट वैल्यू को किसी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, या बहुत सारी वैल्यूज को एक वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, या एक रेगुलर एक्सप्रेशन के बेस पर जो जो वैल्यू मैच हो रही हैं उनको एक वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। जब आप इतना कर लोगे तो अब आप ये सोचो कि मैं इसमें वैल्यू को फिल कर देता हूं मीन लगाकर टेम्परेचर में, तो आपने सीख लिया, फिर भी आपसे नहीं होगा। मैं करके दिखाता हूं, मुझसे भी नहीं होगा, एरर आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर डेटा एरर खत्म हो गई है, अब टेम्परेचर कॉलम का मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर दो एवरेज से, है ना, एवरेज से कर दो, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर ऐसे करके, df.fill any टेम्परेचर कॉलम, और टेम्परेचर कॉलम को मैंने फिल कर दिया 30 से, है ना, या एवरेज से कर दिया। 30 से करोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ एवरेज से करूंगा तो नहीं होगा। तो पहले आपको समझना होगा कि क्यों नहीं होगा एवरेज से। अभी तो हुआ ही था, इससे पहले वाले में तो करा ही है हमने ऊपर, नहीं हुआ। एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हो तो हो रहा है, मीन निकाल रहे हो तो नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग से चीजें रिप्लेस हो रही हैं। तो इंटरनली क्या हुआ, टेम्परेचर कॉलम की हर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की बन गई। देखने में नंबर नजर आ रही है लेकिन इसका टाइप कौन है, स्ट्रिंग। सर ये बात आपको पता है, पहले से आप पढ़ाते रहते हो, हमें कैसे पता चलेगी कि ये वैल्यूज हमारी स्ट्रिंग बन गई है और ये एरर आ जाएगी। तो उसके लिए कोडिंग वाला तरीका है ना हमारे पास। एक्सपीरियंस तो ठीक है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन हमारे पास कोडिंग तरीका है df.d टाइप। तो df.d टाइप से क्या होगा, हर कॉलम के अंदर वैल्यूज का टाइप क्या है ये पता चल जाएगा। तो देखो टेम्परेचर कॉलम किस टाइप का है, अगर ये फ्लोट होता तो यहाँ फ्लोट लिखकर आता, इंट होता तो इंट लिखकर आता। अब आप अगर हर कॉलम का डी टाइप ऐसे निकाल सकते हैं तो आपको पता है कि इस कॉलम पर अब
एग्रीगेट ऑपरेशन नहीं चलेंगे, जो हमारे न्यूमेरिक के लिए बनाए गए थे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चलेगा, मीडियन नहीं चलेगा, मीन नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेंगे हमारे ऊपर। ठीक है। और इनिशियल पोजीशन पे जब आपका डेटा था, ये आपका डेटा इनिशियल पोजीशन पे था रेगुलर एक्सप्रेशन में बदलने से पहले, ये यहाँ पर। ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन पे, अच्छा यहाँ भी स्ट्रिंग ही होगा क्योंकि एफ लगा हुआ है, इनिशियल भी स्ट्रिंग ही होगा क्योंकि यहाँ भी तो एफ है। अब इंटीजर वैल्यू में एफ तो नहीं आ सकता, तो ये भी स्ट्रिंग ही रहा होगा। ठीक है। अब तो करना क्या है, हमने कहा बस एक काम करना है। वो काम क्या है कि कॉलम का टाइप बदल दो। ठीक है। कैसे बदलोगे सर, यहाँ लिखो टी एफ टेम्परेचर इक्वल टू डी एफ डॉट टेम्परेचर डॉट एज टाइप। एज टाइप फंक्शन क्या करता है, जिस कॉलम के साथ आप इस्तेमाल करोगे उस कॉलम का टाइप हमारा कन्वर्ट करके एक नया कॉलम बनाकर दे देगा और आप उसे उसी में अपडेट कर देंगे। बताओ किसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें करना है उसका नाम लिख दो, फ्लोट में करना है फ्लोट लिख दो, इंट में करना है तो इंट लिख दो, तो जिसमें करना है वो आप लिख दो, फ्लोट में कन्वर्ट। तो अब ये कॉलम किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में। अब निकल के दिखाना था जरा, निकल लो डी एफ डॉट डी टाइप। अब टेम्परेचर कॉलम की वैल्यू का टाइप क्या आ गया, फ्लोट। अब इस पर मीन वगैरह चल सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर वो वाला ऑपरेशन जो कर रहा था जब करूंगा, तो इस बार ये हमारा ऐसे बिल्ड स्पीड को पहले आप कन्वर्ट करोगे, तो एस टाइप के अंदर आप इंट फ्लोट स्ट्रिंग ये सब आप लिख सकते हैं, या नमपाई के टाइप जो पढ़ाए गए थे उनको भी एनपी डॉट करके लिख सकते हैं। चलिए, डेटा एरर को डील करना आ गया। तो डेटा क्लीनिंग में दो चैप्टर पूरे हो गए हमारे। पहला चैप्टर हो गया हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, दूसरा चैप्टर पूरा हो गया हैंडलिंग डेटा एरर। ठीक है। अब तीसरा चैप्टर डेटा क्लीनिंग का तीसरा चैप्टर आता है। तीसरा चैप्टर क्या कहता है, डुप्लीकेसी को हैंडल करना। डुप्लीकेसी को हैंडल करना। तो कोई डेटा लेकर आओ, तो जो डेटा टू वाला था उसमें वो बात है डुप्लीकेसी वाली, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो डेटा अभी मैंने वेदर डेटा टू उठाया था, इसमें मैंने डुप्लीकेसी वाले पॉइंट को रखा हुआ है। कहाँ है सर, हमने आंखों से दिखेगा भी नहीं इस बार, इस बार आंखों से दिखेगा भी नहीं, मैं बोलूंगा तो दिखेगा, अपने आप नहीं दिखेगा। आप सबसे पहले वाली रो देखो, ये वाली रो देखो, और ये वाली देखो, है डिक तो सेम। और देखो, और देखो, अरे बहुत डुप्लीकेट है इस डेटा में, भर भर के डुप्लीकेट है इसमें। अभी तक हमें दिख ही नहीं रहा था, अब ध्यान दिया तो नजर आया कि जो जीरो है वो 6 नंबर की रो है, और नहीं, ये नहीं, ये 12। डेटा बनाने वाले ने एक एक को तीन तीन जगह पेस्ट करके दे दिया है, सब डेटा का साइज बढ़ाने के लिए कि मेरे पास इतना डेटा है तो वो एक ही बात। भाई तीनों रो एक ही बात कहना चाह रही है, तो इन्फॉर्मेशन तो एक ही है, रो भले ही तीनों, है ना। तो डेटा क्लीन, ये भी तो डेटा क्लीनिंग करने पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे इतना सारा डेटा मैं मेमोरी में रख के चलूंगा तो बिना मतलब मेमोरी वेस्ट हो रही है मेरी, है ना। और एग्जीक्यूशन भी थोड़ा स्लो होगा। तो ऐसा करने के लिए, डुप्लीकेसी को डील करने के लिए, डेटा फ्रेम के अंदर एक सीधा सा फंक्शन है जिसका नाम है ड्रॉप डुप्लीकेट्स।
ड्रॉप डुप्लीकेट क्या करता है, जो रो किसी दूसरी रो से एग्जैक्ट मैच हो रही है उनमें से एक को रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। तो जैसे अभी 3 रो बिल्कुल सेम थी, तो उनमें से एक को रखेगा जो सबसे पहले आई थी, बाद में जो आएंगी वो सब डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो डुप्लीकेसी कैसे मान रहा है, किसी एक रो में जितनी वैल्यू है दूसरी रो में सेम वैल्यू होनी चाहिए हर कॉलम के लिए। जैसे यहाँ पर सेम डे, सेम टेम्परेचर, अगर विंड स्पीड 6 से 6.5 होती तो ये अलग है, ये अलग है। एक भी जगह वैल्यू अलग हो गई तो अलग रो मानी जाएगी, डुप्लीकेट रो नहीं मानी जाएगी। तो डुप्लीकेट रोज बाय डिफॉल्ट कब मानी जा रही है, जब किसी एक रो में जितने कॉलम की वैल्यू है दूसरी रो के सेम कॉलम की सेम वैल्यू, सेम कॉलम की सेम वैल्यू। ऐसा नहीं है 6 यहाँ पर है तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 32 हो गया तो सर मैच होगा, ऐसा नहीं, सेम कॉलम में सेम वैल्यू होने पर डुप्लीकेट माना जाएगा। ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। पता चला हमारे डेटा में 6 ही रो थी बस, वैसा 18 हैं। मतलब एक एक रो को 3 बार कॉपी करा गया है डेटा का साइज से बढ़ाने के लिए। तो ड्रॉप डुप्लीकेट जो काम ये करता है, ये ज्यादा बार हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, मान लो इसमें एक कॉलम आ रहा है मोबाइल नंबर का, अब बंदे ने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर सेम रखा, बाकी जगह चेंज कर दिया, तो डुप्लीकेसी मानी नहीं जाएगी। मान लो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर कॉलम और लिख दूं मैं अभी, अब यहाँ पर कोई भी नंबर है, मान लो 1 2 3, एक रो और आई, इसमें डे की वैल्यू, टेम्परेचर मना कर दिया 41, विंड स्पीड सेम कर दी, इवेंट सेम कर दिया, मोबाइल नंबर 1 2 3 कर दिया। बताओ अब ये रो और ये वाली रो डुप्लीकेट है या नहीं, नहीं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 32 है, यहाँ 41 है, मेरे डेटा में आ गई। क्या करूंगा मैं ऐसी रो का, काम की चीज कौन सी, मोबाइल नंबर, वो तो सेम ही है। इस बार आप डुप्लीकेसी सारे कॉलम के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करना चाहते, अपने अकॉर्डिंग करना चाहते कि कोई भी 2 रो डुप्लीकेट मानी जाए अगर इस कॉलम में वैल्यू सेम है या इन इन कॉलम में वैल्यू सेम है। बाय डिफॉल्ट आपसे नहीं पूछ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम की वैल्यू सेम होने पर डुप्लीकेट रोज मानी जा रही है। ठीक है, कैसे करेंगे पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, तो मैं टेम्परेचर कॉलम की बात करता हूँ, तो टेम्परेचर कॉलम में जहां जहां हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, है ना, उनको डिलीट कर दो, उनको डुप्लीकेट मानो और डिलीट कर दो। इसका मतलब यह है कि ये वाली रो और ये वाली रो सेम मानो, जबकि यहाँ डेटा अलग है, यहाँ डेटा अलग है, फिर भी मैं कहूंगा डुप्लीकेट मानो और इसको डिलीट कर दो, इसको हटा दो, क्योंकि इसमें टेम्परेचर वही है जो ऑलरेडी आ चुका। ऐसी जरूरत इस डेटा में नहीं होगी, लेकिन मोबाइल नंबर वाले डेटा में जरूर होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि मुझे डुप्लीकेसी किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेस पर डिसाइड करवानी, ना कि सारे कॉलम के बेस पर। df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट सबसेट इक्वल टू एज ए लिस्ट, अपने कॉलम का नाम लिख दो, क्या नाम है, टेम्परेचर, और चाहिए और भी लिख दो। गारंटी है टेम्परेचर कॉलम में यूनिक वैल्यूज होंगी, क्योंकि टेम्परेचर कॉलम में अगर सेम वैल्यू हो गई तो वो रो डिलीट हो गई हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डुप्लीकेट में सबसेट आर्गुमेंट देकर बता सकते हैं कि किस कॉलम या किन किन कॉलम के बेस पर डुप्लीकेसी को मुझे समझना है। चलिए, तो इस तरह से हमारा जो डेटा क्लीनिंग वाला चैप्टर है ये अब कंप्लीट हो जाता है। तो डेटा क्लीनिंग को फिर से रिकॉल करें, तो सबसे पहले क्या है, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना। मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के 2 रास्ते, या तो डिलीट कर दो या फिल कर दो। डिलीट करने के लिए ड्रॉप चलाते हैं, ड्रॉप के अंदर थ्रेश वगैरह लगाते हैं। फिल करने के लिए हमारे पास बी फिल, एफ फिल, ये तरीका होता है ना। उसके बाद अगला था हमारा
डेटा एरर को सही करना। डेटा एरर का मतलब किसी कॉलम में ऐसी वैल्यूज आ गई हैं जो पॉसिबल नहीं है उस कॉलम के लिए, तो उनको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। फिल की जगह शब्द का नाम है रिप्लेस करते हैं। डेटा एरर का मतलब है कि कॉलम में जो वैल्यूज है वो लिखी तो सही है, उनके साथ कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स आ गए हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो उनको फिर रेगुलर एक्सप्रेशन लगाकर रिप्लेस कराया जाता है। फिर अगला चैप्टर आया हमारा ये डुप्लीकेट वैल्यूज को डील करना। तो ड्रॉप डुप्लीकेट से इस काम को बड़ी आसानी से किया जा सकता। वाली खान, आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार अनम्यूट करके पूछ लो क्या पूछना चाह रहे हो। अनम्यूट करो, बताओ क्या। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसा आपने एक्सटेंशन यूज किया हुआ है ऐसे सर, जैसा आप ड्रॉप लिखते हैं वो डुप्लीकेट्स मतलब ये आगे का ऑटोफिल हो जाता है। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं कि सर आप जब लिखते हो तो आप कम मेहनत करते हो और आपका अपने आप लिख जाता है, हमारा नहीं लिखता है ऐसे, हमें पूरा टाइप करना पड़ता है, गलती हो जाती है, तो ये अपने आप कैसे आ जाता है। फिर ठीक लो, कई बार बता दिया। तो डेटा फ्रेम के ऊपर डॉट लगाया। अब मुझे इसके अंदर जितने भी मेथड हैं, मुझे उनमें से कोई भी कॉल करना है, और मुझे उस मेथड का स्टार्टिंग का लेटर पता है, जैसे ड्रॉप डुप्लीकेट में डी आता है। अब मैंने डी लिख दिया। अब डी से शुरू होने वाले जितने भी मेथड हैं मैं उनकी लिस्ट देखना चाहता हूँ। टैब प्रेस कर दो, टैब। अब डी से शुरू होने वाले जितनी भी चीजें हैं सबकी लिस्ट आ गई। अब मुझे बता ड्रॉप, तो आर भी लगाना है। जैसे ही मैं आर लगाऊंगा फिल्टर होता रहेगा। अब से वो आएंगे जो डी आर में शुरू होने वाले हैं। अब मेरे काम कर दिख गया, अप डाउन एरो की पकड़ के मैं इसको एंटर कर देता हूँ, लिख दो। प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ जाएगी इस चीज की। प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब मैं डेटा रीड करता हूँ, पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर जब मुझे पाथ लिखना होता है तो मेरा अपने आप आ जाता है। कैसे, स्ट्रिंग के अंदर जो पाथ लिखा है, अब मुझे पता है मेरा डी ड्राइव पे तो डेटा सेट फोल्डर में, जब मैंने डी प्रेस करा और टैब की प्रेस करी, अपने आप डी से शुरू होने जितने फोल्डर हैं डी ड्राइव में सबकी लिस्ट आ गई। अब इसके अंदर क्या करेंगे, स्लैश लगाकर, अब इसके अंदर क्या फोल्डर था आपका, एनालिसिस, मैंने ए लिखा, टैब दबा दिया। अब ए से शुरू होने वाला एक ही फोल्डर था, तो उसने लिस्ट नहीं दी, अपने आप लिख दिया पूरा। वो लिस्ट कब देगा, जब उससे मैच होते हुए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल आ रहे हैं, तो फिर आपको अप डाउन एरो की से एंटर करना होगा। और अगर उससे एक ही चीज आती है, अपने आप लिख जाएगी, लिख गई। अब इसके अंदर फोल्डर, इसके अंदर फाइल थी वेदर डेटा, तो मैंने डब्ल्यू लिखा, टैब दबाया, तो डब्ल्यू से शुरू होने वाली जितनी भी चीजें सब आ गई। अब मुझे जो चाहिए वो मैंने सेलेक्ट कर ली, आगे डेटा में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, आपका आएगा नहीं। ठीक है, कैसे नहीं आएगा वो देखते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ही लाइन को साफ फेल कर दिया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब मैं पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर कर रहा हूँ, तो जब पहली बार कोड लिखोगे तो आएगा नहीं आपका। क्यों, क्योंकि जब तक ये लाइन रन नहीं होगी आपका जो हेल्प फीचर है टैब वाला वो काम नहीं करेगा। तो कभी कभी अगर किसी का नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर मॉड्यूल का नाम या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अभी रन करना है पहले, अगली लाइन से फिर डॉट लगाकर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स के लिए इंडस्ट्री के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनी ग्रेजुएट होता है ना। वो ये नहीं जानते कि आपने क्या पढ़ा है। जब कोई भी ओपनिंग आती है डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, तो डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए कंपनीज अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनी ग्रेजुएट रखती हैं। उसके बाद फिर उसमें लिखा होगा स्किल रिक्वायर्ड। तो एक टर्म, एक कॉलम होता है एलिजिबिलिटी,
एलिजिबिलिटी क्या बताती है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या करना है, ट्वेल्थ में क्या करा हुआ, पीजी चाहिए, क्या चाहिए। अगर वो आपकी मैच हो गई, एनी ग्रेजुएट, अगला कॉलम होता है स्किल रिक्वायर्ड। स्किल रिक्वायर्ड में लिखा होगा पाइथन, नमपाई, पांडास, डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन। जो जो लिखा है वो आपको आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो गए। जो जो स्किल रिक्वायर्ड उन्होंने लिखा उनमें से जो नहीं आता है तो आप मैक्सिमम अगर कवर कर रहे हैं तो वो कंसीडर कर लेते हैं कि जब इतना पढ़ लिया बंदे ने तो एक आध चीज रह गई तो कोई बात नहीं, सिखा देंगे ऐसे। और आपको एक आधी चीज आती बाकी आता ही नहीं है तो बेकार है, फिर उनको बहुत समय लगेगा आपको सिखाने के लिए। तो वो ऐसे बंदे को नहीं हायर करते, वो ऐसे बंदे को हायर करते हैं रेडी टू वर्क, कल से ही आओ और कल से ही काम करना शुरू करो, है ना। तो एलिजिबिलिटी हम पहले देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू 10 12 वाली, हो सकता है कुछ कंपनी कहते हैं नहीं भी थ्रू आउट 70% चाहिए, 10th में 70% होने चाहिए, 12th में 70% होने चाहिए, ग्रेजुएशन में 70% होने चाहिए। है ही नहीं। क्यों? जब 10th पढ़ते थे तो इतनी समझ ही नहीं थी कि पढ़ना भी चाहिए। अब अकल आई कि पढ़ लें थोड़ा सा, अब जो हो गया वो हो गया, अब कैसे करें 10th का, तो भाई हम वहाँ एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब बहुत सी कंपनी कहती है नंबर छोड़ो, क्योंकि डिमांड मार्केट में अभी ज्यादा है और लोग अवेलेबल कम है, तो वो क्या बोलेंगे, हटा दो इस क्राइटेरिया को। लेकिन अगर भीड़ बहुत आ गई तो सबका इंटरव्यू लेना पॉसिबल ही नहीं है, लगा दो क्राइटेरिया 70%, अपना फिल्टर हो जाएंगे। तो ये जो एलिजिबिलिटी होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है, क्या, शॉर्ट लिस्टिंग, प्राइमरी स्टेज पर। जब बंदा ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट में भी बीकॉम वाले को ले लेंगे वो, जिसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो, कंपनी को बहुत रिक्वायरमेंट है, और बंदा कह रहा है कि मैंने जेंगो पढ़ी है, वेब डेवलपमेंट मुझे आता है, लेकिन मैं तो बीए कराऊं, कह रहे हैं कोई बात नहीं आता, लेकिन रिक्वायरमेंट आई है वेब डेवलपर की, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, 5 कैंडिडेट तैयार खड़े हैं, क्या बोलेंगे, लगा दो क्राइटेरिया बीटेक का। सर और बहुत आ गए, लगा दो सीएसआईटी का, मैकेनिकल सिविल बाहर कर दो। सर सीएसआईटी में बहुत आ गए, लगा दो 70% का, कम रह गए। अब सर फिर भी बहुत आ गए, एफटी ले लो। सर अभी बहुत निकल गए, जीडी करा दो, अब तो कम हो ही जाएंगे। तो इन सब बातों का मतलब क्या है, फिल्टर करते रहना। सर बंदे ही नहीं आए इंटरव्यू देने, अरे जो आया उसी को बुला लो, सब हटा दो क्राइटेरिया, ये होता है और कुछ। इन जनरल एक स्टैंडर्ड अगर मैं देखूं, ये तो एक एक्सेप्शनल केसेस मैंने बताए आपको, इन जनरल अगर मैं बताऊं तो डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के लिए एनी ग्रेजुएट चलता है, जिसमें 10 12 को जनरली नहीं देखा जाता कि आपके 10th में क्या था, 12th में क्या था। वो बस कहते हैं आपने ग्रेजुएशन में बीटेक हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, आप आ जाओ। उसके बाद फिर स्किल रिक्वायर्ड वाला क्वेश्चन होता है, जो जो हमें चाहिए वो आपके पास आना चाहिए। अगर आता है तो आप आइए इंटरव्यू दीजिए, जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दो। अगर आप आंसर दे पा रहे हो, लॉजिकली सही आंसर दे रहे हो, तो फिर आपको हायर कर लेंगे। लॉजिकली सही आंसर और सही आंसर में फर्क होता है। सही आंसर का मतलब है जो उन्होंने पूछा एकदम एग्जैक्ट आपने बता दिया। लॉजिकली सही आंसर का मतलब होता है जो उन्होंने पूछा वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं था, कैसे बताओगे, तो सोचोगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा ऐसा हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने कभी करा नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा हो जाए। तो वो समझ जाएगा बंदा सोच रहा है, मतलब लॉजिकली ये बात कर रहा है, तो हो सकता है सिलेक्शन कर ले वो आपका। क्योंकि रियल लाइफ में जो उसके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी वो होंगी जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी होंगी। भाई अगर वो प्रॉब्लम आ जाए जो आपने पढ़ रखी है तो आपको क्यों हायर करेंगे, फिर तो किसी को उठा लेंगे, सब किताब में लिखा हुआ है पहले से, पढ़ पढ़ के कर देगा प्रॉब्लम सॉल्व। वही तो नहीं होगा ना, रियल लाइफ में जो सामने आएगा वो हमने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो वो ऐसे बंदे को हायर करेंगे जो लॉजिकली सोच पाए, और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे जो आपने कभी ना पढ़े हों। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका तरीका, अप्रोच, आप उन क्वेश्चंस को किस अप्रोच पर लेकर चल रहे हो, कि कैसे आप आंसर दे रहे हो। सही आंसर गलत आंसर मतलब नहीं होगा, वो आप क्या सोचते हो उन क्वेश्चन के बारे में वो देखना चाहते हैं, है ना। भले ही आप आंसर गलत देकर आओ, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने आंसर दिया वो एकदम गलत है, फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं सही है, तो वो समझ गए कि इस बंदे के अंदर लर्निंग नहीं है। क्योंकि जो बंदा गलत को गलत नहीं मान रहा है, गलत को भी सही मान रहा है, आगे चलकर हमारी कंपनी में बेकार हो जाएगा, हमारी कंपनी को बेकार कर देगा। अगर बंदा ये कह दे कि सर ये तो मुझे नहीं आता, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद ऐसे ऐसे हो जाए,
तो सामने वाला क्या सोचेगा, बंदे को पता नहीं है लेकिन वो सीखना चाहता है। हमें ऐसे ही बंदा चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी। ठीक है, तो हर इंटरव्यू के अंदर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिलहाल तो डेटा क्लीनिंग वाला चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज इतने ही रखते हैं, कल मिलेंगे। सॉरी कल ऑफ है, थर्सडे, कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे। और परसों हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम में जो फर्दर ऑपरेशंस रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जो फर्दर ऑपरेशंस हैं उनमें जैसे किसी रो को डिलीट करना, किसी कॉलम को डिलीट करना, रो को ऐड करना, कॉलम को ऐड करना, कॉलम पर ऑपरेशन परफॉर्म करना, ब्रॉडकास्टिंग करना, ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे।